देख रहे हैं न्यूज टैबलेट और मैं हूं आपके साथ अक्षत पराग। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो शख्स मौजूद हैं उन्हें बिहार में अब किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मधेपुरा से पूर्व सांसद पप्पू यादव। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले हम परिचय दे दें सर का कि ये वही पप्पू यादव है जिन्होंने पटना में हुए जल जमाव में जब बिहार के नेता और मंत्री हवाई सर्वेक्षण करते नजर आ रहे थे तो पप्पू यादव पटना के हर एक घर में खाने पीने से लेकर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज उपलब्ध कराने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। ये वही पप्पू यादव है जिन्हें इनके कार्यकाल में एक तरफ तो कुछ संस्था बेस्ट सांसद का अवार्ड देती है तो दूसरी तरफ कुछ लोग जो विरोधी हैं इनको वो यह आरोप लगाते हैं कि ये हर काम राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं। ये वही पप्पू यादव है जिन्होंने कोरोना संकट काल में जब देश की सरकार ने एक ऐसे आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है जिसे गरीब मजदूर समझने में भी सक्षम नहीं है, उस वक्त पप्पू यादव सीधे तौर पर गरीब और जरूरतमंदों को आर्थिक मदद भी पहुंचा रहे हैं। ये वही पप्पू यादव है जिन्होंने जब कोरोना संकट काल में बिहार सरकार संसाधन का रोना रो रही थी तब पप्पू यादव ने बिहार के बच्चों को कोटा से लाने के लिए वहां सैकड़ों बसें लगवा दी। और ये वही पप्पू यादव है जिन्हें एक तरफ तो समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, गरीब हैं, असहाय लोग हैं, जरूरतमंद हैं, वो मसीहा की श्रेणी में रखते हैं तो दूसरी ओर इनके विरोधी जो हैं वो आज भी इन्हें दबंग जैसी श्रेणी में रखते हैं। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्या वजह है और ये कौन लोग हैं जो बार बार आपको दबंग इन श्रेणी में रखने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा मुझको नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो लोग राजनीति जैसी बात करते हैं, लोगों ने 15-15 साल लोगों को 30-30 साल लंबे समय से लोगों को मौका मिला तो राजनीति के बहाने ही सेवा कर लेते, लोगों की ज़िंदगी बदल देते। बिहार आज दुनिया के नंबर सबसे निचले पायदान पे है। एजुकेशन और हेल्थ भारत का भी निचले पायदान पर है और भारत में दुनिया में सबसे निचले पायदान पर हम हैं। यदि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम व्यक्ति की आय 1,08,000 है तो बिहार में 33,000 है, उससे कम आय है। आप आर्थिक आज़ादी की बात कीजिएगा ना, आप बात करिएगा एक बेहतर एजुकेशन की। बगैर एजुकेशन के आप कहाँ से ग्रोथ करिएगा, तरक्की करिएगा? जो मजदूर 1800-2200 किलोमीटर पैदल चल करके बिहार आ सकता है वो बिहार को दुनिया का सबसे नंबर 1 बना सकता है। जो प्रशिक्षित और प्रशिक्षित यूथ रोजगार के आधार पर बम्बई को बना सकता है, अहमदाबाद को बना सकता है, सूरत को बना सकता है, हरियाणा को बना सकता है, करनाल और पानीपत को बना सकता है, बेंगलोर को बना सकता है, वो यूथ बिहार को भी बना सकता है। आप कोई एक चीज, हमारे लिए बाढ़ अभिशाप बनता चला जा रहा है, जिंदगी हराम हो गई, नर्क बना दिया। जब भी आप बाढ़ का सवाल कीजिएगा तो लोग बोलेंगे नेपाल में बारिश हुई इसीलिए बाढ़ आ गया। चिमकी बुखार होगा तो बोलेंगे गर्मी थी इसलिए चिमकी बुखार में लोग मर गए। इस बार भी वही हालात हुए। डेंगू आएगा तो बोलेगा कि ठंडा था तो डेंगू हो गया। फिर जब जल जमाव हुआ तो उसके मंत्री कहते हैं कोरोना वायरस के चलते जल जमाव हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको अवसर मिला 15 साल, आप कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लाए, कई ठो फैक्ट्री लगाए, क्या हुआ विशेष पैकेज का, क्या हुआ विशेष राज का, क्या हुआ बाढ़ों के लिए विशेष पे? आप हमेशा लूट की स्थिति पैदा हुई। बिहार में पलायन रोकने की बात आप 12 साल घूम घूम के कर रहे थे, क्या हुआ? पलायन रुक गई? आपके रीजन में तो सबसे ज़्यादा पलायन हुआ, 60 लाख से ऊपर लोग बाहर गए। अब आज कह रहे हैं कि क्यों नहीं जाएगा, कमाने के लिए जाने का सबको राइट है। तब कहते थे कि मैं यहीं आत्मनिर्भर बनाऊंगा। फिर जब कोरोना वायरस जैसी इतनी बड़ी त्रासदी आई तो आप हमेशा रोना रोते रहे। कभी कहे सोशल डिस्टेंस, मेंटल टॉर्चर होता गया बच्चे हमारे कोटा में, बेंगलोर में। फिर आपने कह दिया संसाधन नहीं है, पप्पू यादव को ट्रेन का फेयर देना पड़ा, पप्पू यादव को बस लगाने पड़े। फिर आपने मजदूरों को मई तक कह दिया कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हम जब सड़कों पर लाठी खा रहे थे, घर से निकाल दिए गए, बिजली पानी काट दिए गए। हरियाणा में, अहमदाबाद में, दिल्ली से हम लाखों लाख लोग, करोड़ों लोग पैदल चल दिए, लाठियाँ चल रही थी, आंसू गैस चल रहा था,
तब एक बार भी मुख्यमंत्री की जुबान नहीं खुली, तब एक बार भी 6 मिनिस्टर की जुबान नहीं खुली, नहीं मिले नरेंद्र मोदी से जा कर के, ना मिले 6 मिनिस्टर रेल मिनिस्टर से जाके, क्या जिम्मेदारी बनती थी। और अब पप्पू यादव, आप जो देश का सबसे अवार्डेड एमपी हो, दुनिया का जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चनायर किया हो, जो लगातार निश्चित रूप से एक स्पिरिचुअल फैमिली की बात और के साथ जीने वाला पप्पू यादव, जो सिर्फ विचारों के अलावे और मिडिल कॉमन पीपुल, मिडिल क्लास, जो जात पात नहीं जानता है, जो धर्म मजहब नहीं जानता है, जो हिंदू मुसलमान नहीं जानता हो, जिसको सिवाय सेवा आश्रम के, सिवाय इंसानियत के, मानवता के, सिवाय कॉज के, कभी मेडिकल कॉज माफियाओं के खिलाफ, एजुकेशन माफियाओं के खिलाफ, कभी यूपीएससी के खिलाफ, कभी एसएससी के सवाल पर, कभी एसटीटी के सवाल पर, कभी डीएड के सवाल पर, बीएड के सवाल पर, नियोजित के सवाल पर, शेल्टर हाउस के सवाल पर, पूरी दुनिया में, पूरे देश में एक व्यक्ति जो हर सवालों का आवाज़ बने, हर लोगों की आवाज़ बने। अब राजनीतिक लोग, जो लोग लूट का क्राइम करके बैठा हुआ है, दुनिया में इन लोगों से नफरत पैदा करने वाला अमित शाह को तरी पार कर दिया। अमित शाह जेल में थे, तरी पार हो गई। नरेंद्र मोदी जी पर बहुत सारे आरोप लगे, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आज भी आरोप लगते हैं। कांग्रेस के रीजन में जेपी लोहिया, जॉर्ज, इस पर बड़े आरोप लगे, देशद्रोही का आरोप लगा। उसके पहले झांसी रानी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह पर अंग्रेजों के समय आरोप लगी। जब आप सिस्टम के खिलाफ और आवाज़ बनिएगा, कॉमन पीपुल और गरीबों की आवाज़ बनिएगा, तो कई किसी को दबंग नजर आ जाएंगे दुनिया में। यही पप्पू यादव साउथ में होते तो हम भगवान हो गए होते। यही पप्पू यादव इन लोगों के पहले जन्म लिया होता, नीतीश, लालू, रामविलास जी, ऐसे लोग, सब लोगों से पहले जन्म लिया होता, तो आज ये हालात और परिस्थिति, ऐसे लोग जन्म नहीं लेते। यही पप्पू यादव के पीछे जात का लेबल न लग गया होता तो आज हम महानायक नहीं होते, बड़े से बड़े महानायक होते। तो आप हर संकट में, राजनीति का, इसमें कोरोना वायरस में जब कुत्ता बिल्ली को डर हो रहा था कि मेरे बच्चे, बीबी नहीं निकलने दे रहा था पति को, पति नहीं बच्चे को, बेटा ने बाप को, बाप ने बेटा को, पूरा परिवार पैक था, आज तक 700 एमपी नहीं निकले, कोई नहीं निकला। तो उस परिस्थितियों में पप्पू यादव 26 तारीख से आज तक 4 महीना मुझे हो गया ऑन रोड। 22,000 अकाउंट में पेमेंट पप्पू यादव ने डाला। ये कौन सी राजनीति थी? जब पटना के गर्दन भर से ऊपर पानी में डूब रहे थे, पानी महक रहा था, लाशें थी, कुत्ते का लाश था, 15 दिनों तक हर व्यक्ति तक एक सेवक और बेटे के रूप में पहुंचे, वो कौन सी राजनीति थी? राजनीति का शौक नहीं था। जब सेवा आश्रम 14-14 करोड़ रुपया हर साल किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर पर खर्च हो रहा था, तब मधेपुरा सहरसा वाले, सुपौल वाले ने लात मार के भगा दिया। तब उन्होंने, जिसके हर घर के साथ खड़े रहे, हर लोगों के लिए खड़े रहे, तब तो हम उनको अच्छे नहीं लगे। सौतेलापन का व्यवहार उन्होंने मेरे साथ किया, जबकि कोई रिक्शा वाला नहीं, टमटम वाला नहीं, कोई घर नहीं जिसके साथ खड़े नहीं रहे, जिसके साथ रिश्ता नहीं रहा। कभी ज़िंदगी में हमारा फैमिली, जो सबसे बड़ा स्पिरिचुअल और बड़े परिवार से आता हो, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं, कल्पना भी नहीं किया। मधेपुरा की तरक्की और विकास के लिए सहरसा में उतनी ट्रेनें, उतनी सारी चीज़ें दी, और उसके बाद वो नहीं हुए तो इसमें राजनीति क्या करना? चुनाव के ठीक बाद बाढ़ और चिमकी बुखार आ गया था, अपनी ज़िंदगी खो दिए थे। ज़मीन बेच करके कोई आदमी राजनीति करता है क्या? आप क्यों नहीं कर लेते हैं? आप लोगों के पास तो लूट का अकूट पैसा है, पूरा का पूरा कोर्ट केस सब जगह चल रहा है। आप भी कर लीजिए ना, आप कर लेते सेवा। आपको अवसर मिला था, कोरोना वायरस में मुख्यमंत्री को अवसर मिला था, 4 महीना घर में सोने के लिए थोड़े मिला था। आप जब मिल नहीं सकते हैं, जब आप अपने बिहारियों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, क्वारंटाइन का पैसा जब आप लूट सकते हैं, जब ट्रेन 9 दिन में श्रमिक ट्रेन आता था, 100 लोग मरे मिलते थे, हर ट्रेन में 2, 4, 5 आदमी मरे मिलते थे, हालात बुरे थे। जब आप ऐसे समय में नहीं, 9 दिनों में पानी के
डूबने के बाद पूरा हाहाकार हो गया। 2 किलोमीटर पर आप घर से नहीं निकले। 9 दिनों के बाद 2 मिनट के लिए निकले, फिर घर में पैक हो गए। चिमकी बुखार में 12 दिनों के बाद गए। तो आप अपनी बात करिए ना कि 15 सालों में जो बच्चा 36 साल का हो गया, जो 26 साल 28 साल का हो गया, आज वो जीना चाहता है, वो मुस्कुराना चाहता है, वो डिज्नीलैंड जाना चाहता है, वो वाटर पार्क जाना चाहता है, वो बरिस्ता में बैठना चाहता है, वो कोस्टा में बैठना चाहता है, वो पटना के पेरिस वाला ककरा नहीं, डब्बा नहीं देखना चाहता, वो पलायन, वो बाहर जा करके अपनी जिंदगी हराम नहीं करना चाहता, वो अपनों के साथ रहना चाहता है, वो आज़ादी के साथ जीना चाहता है। आपने तो हर शहर में अपराधी माफियाओं का संतलन खड़ा किए हुए, ना कोई इन्वायरमेंट है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेईमानियों की प्रकाष्ठा है, अरबों रुपया लोगों के जेब से निकलते हैं, अभाव में जीता है। तो आप पप्पू यादव राजनीति करता है तो आप भी कर लीजिए। पप्पू यादव यदि मौत से लड़ता है तो आप भी लड़ लीजिए। जी, एक सवाल सर, बिहार में अभी जो कोरोना संकट काल से बिहार ही नहीं पूरा देश गुजर रहा है, इस वक्त हम बिहार की बात करें या किसी और अन्य राज्य की, किसी सांसद मंत्री नेता की बात करें या एक जिम्मेदार नागरिक की, उनकी भूमिका ये होनी चाहिए कि वो किस तरह से लोगों को सुरक्षित ढंग से कोरोना के काल से बाहर निकाल पाए। लेकिन इस वक्त में केंद्र सरकार वर्चुअल रैली करती नजर आ रही है, पप्पू यादव ग्राउंड जीरो पर लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपसे जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की वो भी बढ़ी है, और जो पोर्टल का हमारा सर्वे रहा है और अन्य कई सर्वे है उसमें पप्पू यादव मुख्यमंत्री की रेस में अब नजर आने लगे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कोरोना अगर एक वक्त के लिए मान लें कि आने वाले कुछ महीनों में खत्म हो जाता है, फिर भी इसका जो प्रभाव है वो आने वाले समय में लंबे वक्त तक रहेगा। एक जो प्रभाव रोजगार पर पड़ेगा, चूंकि बिहार बड़ी संख्या में मजदूर आए हैं, तो उनकी बेरोजगारी को हटाने के लिए पप्पू यादव के पास क्या प्लान है? क्या प्लान है कि वो लोग को दूसरे राज्य पलायन करके ना जाना पड़े और किसी का बंधुआ मजदूर बनना ना पड़े? देखिए, एक बात समझिए, हमारा जो बिहार है पर्यटक स्थल है। हमारा जो बिहार है वो डेनमार्क से ज़्यादा दूध हमारे यहाँ है। हम उसको बाजार नहीं दे पाते हैं, हम उसको एक माहौल नहीं दे पाते हैं, न्याय नहीं दे पाते हैं, हम उसको सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, उसकी गारंटी नहीं हो पाती है। 8 करोड़ लोग आत्मनिर्भर हैं किसानों पर। हम यदि उसको बाजार देंगे, किसानों को छोटे छोटे उद्योग देंगे, मक्का उद्योग देंगे, गन्ना उद्योग देंगे, आप लगभग फैक्ट्रियां बंद होती जा रही है। जो फैक्ट्रियां चल रही है वो भी जर्जर हालात में है। जूट का, पेपर मिल का, सारी लगभग फैक्ट्रियां बंद हो गई। जितना एक शहर में गुड़गांव और नोएडा इस सब में फैक्ट्रियां हैं, उतना पूरे बिहार में यहाँ फैक्ट्रियां नहीं है। आप उसको तो पर्यटक स्थल को बढ़ावा दो। आप वैशाली है, कस्तूरबा है, देवदास पिक्चर बनाने वाले भागलपुर के हैं, सुन यहाँ पर है, मंडन मिश्र की धरती है, रेणु है, दिनकर है, विद्यापति कवि हैं, विश्वामित्र की धरती है, वीर कुंवर सिंह है, शेरशाह है, बुद्ध की नगरी है, गुरु गोविंद की नगरी है, सीता की धरती है। आप दुनिया बना सकते हैं, दुनिया को आप हेरिटेज आप यहाँ ला सकते हैं। आप अशोक की धरती है, आप आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली ये धरती है, आप महावीर की धरती है। आप उसको नक्सल, अपराध, माफिया और बालू माफिया क्या है बिहार में? आप रोजगार कैसे दे पाओगे भैया? क्या करोगे आप मनरेगा को 300 दिन करोगे नहीं। आप 20 लाख करोड़ रुपया में 1 रुपया मजदूरों के लिए और किसानों के लिए पैकेज तक नहीं दिए। रबी फसल बर्बाद हो गया और हम खाद और बीज खरीदने के लायक नहीं रहे। मक्का की स्थिति इतनी बुरी कर दी आपने। मिथिला और कोसी सीमांचल में सबसे ज़्यादा मक्का पर आत्मनिर्भर लोग हैं आज, और वो मक्का पूरी दुनिया लेती है औने पौने दाम में। हम उसको डेवलप नहीं कर पाते हैं। केला मेरे यहाँ है, लीची मेरे यहाँ है, आम मेरे यहाँ है, जूट मेरे यहाँ है, लेकिन आप उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते। और एजुकेशन तो कोलैप्स कर चुका है। एजुकेशन जब व्यक्ति के पास नहीं होगा तो उसके पास तो स्किल का है, स्टार्टअप का है, सोच है, अपनी छोटे छोटे व्यापारों से आत्मनिर्भर बनने की जो बातें हैं कोई नहीं बन पाता है। क्या आपने सारी चीज़, जो बैंकिंग सिस्टम हमारा कोलैप्स है। आप रोजगार देने के बाद जब चुनाव आता है, एक तो आप अभी आने नहीं दिए, जब आया तो लाठी चलाए, फिर क्वारंटाइन में रख दिए। पप्पू यादव आया तो घर में रहा, उसको क्वारंटाइन नहीं हुआ। राजधानी से आए तो 7 दिन हम रहे, और जब श्रमिक ट्रेन से आधा मर के आया तो उसको आपने जानवर से बदतर जगहों पर, जहाँ डॉक्टर नहीं था, सुरक्षा नहीं था, खाना नहीं था, सफाई नहीं थी, वहाँ पर आपने रख दिया। लोग भाग गए, उसके सारे पैसे आपके सीओ 2-2 करोड़ रुपया एक सीओ कमाया है, नेता और पदाधिकारी कमाया है, माफिया कमाया है, सारे अपने चुनाव का फंड निकाल लिया क्वारंटाइन से।
और करोड़ों करोड़ रुपया आपने बर्बाद किए। आप क्या मजदूरी दोगे? जो आदमी 15 साल जिसको मौका मिला, 12 साल घूम घूम के बोलता था आत्मनिर्भर बनाएंगे, पलायन को रोकेंगे, और वो सबसे ज़्यादा पलायन कर दिया। 20,000 करोड़ रुपया पढ़ने के लिए हम बाहर जाते हैं, यहाँ कोई रोजगार नहीं है, यूथ बाहर जाता है नौकरी करने के लिए, विदेश में जाता है। प्लानिंग दुनिया का इतनी बड़ी चीज़ें हैं, जब आप सिस्टम में आइएगा। सबको पता है कि पप्पू यादव एक सेवा आश्रम, पप्पू यादव हर दुख में, शेल्टर हाउस की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पप्पू यादव। तो पप्पू यादव ने तो एक लोगों के बीच बेटे और सेवक की तरह ये बता दिया है कि एक व्यक्ति, एक राज कुछ भी अब दुनिया बदल सकती है, आत्मनिर्भर हो सकता है। हम सिर्फ यहाँ पर किसान और मजदूर और यूथ से हम बिहार को दुनिया का नंबर 1 बना सकते हैं, सिर्फ ये 3 वर्ग से। जी, पटना में जल जमाव की हम बात करें, या फिर प्रवासी मजदूरों को घर लाने की, या कोटा से छात्रों को बिहार वापस लाने की बात करें, इन तमाम मुद्दों पर आपकी सक्रियता को हर किसी ने सराहा है। इन खूबियों के बावजूद क्या खामियां हैं, क्या कमजोरियां हैं जो पप्पू यादव को राजनीतिक भविष्य जो है वो नहीं दे पा रही है, राजनीतिक सफलता नहीं दे पा रही है? वो नेता जो जनता की छोटी से छोटी बात पर जन आंदोलन के लिए तैयार रहता है, आखिर क्या वजह है कि जनता उनको विधानसभा या लोकसभा में छोटी सी जगह नहीं दे पा रही है? देखिए, एक बात बहुत क्लियर है, राजनारायण जी छोड़ दिए थे, लोहिया चुनाव नहीं लड़े थे, महात्मा गांधी चुनाव नहीं लड़े, जब आप सुभाष चंद्र बोस सीधी राजनीति में नहीं आ पाए, कोई जौहरी नहीं है। मैं आपको पहले भी कहा कि जनता और बिहार की स्थिति इसको समझनी होगी कि बिहार को हमने सॉल्यूशन नहीं दिया, इकोनॉमिकल सॉल्यूशन नहीं दिया, इसको हमने जहरों की तरह उलझा के रखा, जात में, पात में, धर्म में, मजहब में। अब हर व्यक्ति को बिहार और बिहारियों के लिए सोचना चाहिए। क्यों आप बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं? क्यों हिंदू मुसलमान जब राजनीति आती है तो उत्साह शुरू हो जाता है? क्यों नफरत की राजनीति शुरू हो जाता है? क्यों आरक्षण का खेल शुरू हो जाता है? क्यों गठबंधन? आप अकेले अकेले चुनाव लड़ा दीजिए, 20-30 सीट से ज़्यादा कोई नहीं आएगा। पप्पू यादव की बात छोड़िए ना, पप्पू यादव चलिए, लोगों के ब्रेन में एक और रहती थी कि गठबंधन, जगन अकेले नहीं लड़ा। हम यही मैंने कहा, साउथ में होते तो हम भगवान होते। यही मैंने कहा कि मेरे पीछे नाम का टाइटल नहीं होता तो हम देश के सबसे बड़े महानायक होते, उससे नीचे होने की कोई संभावना नहीं थी। तो ये जो जाति का जहर है वो हमारे सोच पर, आइडियोलॉजी पर, पप्पू यादव के सेवा पर बहुत असर किया है, असर करता है। जिंदगी आपको ये देखना चाहिए कि आपके लिए बात कौन करता है, आप किस पर ट्रस्ट करते हैं। आप 15 साल दुनिया को आपने एक व्यक्ति को दिया। 15 साल एक बड़ा साल होता है जो दुनिया बदलने के लिए काफ़ी होती है। अब 16वां साल आप मांगोगे, जो आदमी 9 दिनों तक 2 किलोमीटर दूर नहीं गए हो, एक दिल्ली में पर्चा बांटेंगे गृह मंत्री जी, लेकिन बिस्कुट का डिब्बा नहीं बांटेंगे। जो आदमी 4 महीने तक घर में कैद हो जाए, 26 तारीख को बोला 1 किलो दाल देंगे, 29 को सुशील मोदी जो हाफ पैंट पहन के पानी से भाग गया, लौट के नहीं देखा। ऐसे लोग 15 सालों से विपक्ष, 15 सालों से सत्ता में हो, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज चीज़ें बदली है। ये जो कोरोना वायरस के हालात में हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है, सबके रोजगार गए हैं, ये छोटे छोटे व्यापारियों पर बोझ पड़ गई, उसको तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास EMI मांग रहे हो, उससे आप होल्डिंग टेस्ट मांग रहे हो, बिजली बिल मांग रहे हो जिसने दुकान नहीं खोला। उसी तरह आप मिडिल क्लास के बच्चों से आप ट्रेवल भाड़ा मांग रहे हो स्कूल का जो गया ही नहीं, आप फीस मांग रहे हो। उसी तरह जो जिसका स्कूल बंद था उससे आप बिजली की बिल मांग रहे हो। तो कोई पॉलिसी ही नहीं है सरकार की कि मैं किस स्तर पर काम करूं। जो 20 लाख करोड़ रुपया पैकेज मिलना चाहिए, जो छोटे काश्तकार को, जो मजदूरों के जेब में 7,000 रुपया जाना चाहिए, 12,000 रुपया किसानों के खाते में जाना चाहिए, 8,000 रुपया जो रोजगार जिसकी चले गए उसके खाते में जाना चाहिए, ताकि परचेजिंग पावर बढ़े। आप इस पर बात ही नहीं करते हो। आप अब कोई सैनिक शहीद होते हैं या कोई, तो वहाँ पप्पू यादव सबसे पहले पहुँचता है। जब पप्पू यादव की मदद पहुँच जाती है या ज्योति पासवान को पप्पू यादव की मदद पहुँचती है, तो फिर जब मीडिया ट्रायल होता है तो आपको बाप बाप लग जाता है। जब 27 लाख लोग रोड पर मार खाते हैं, उनके पिता मरते हैं, माँ मरती हैं, जिसको बेटे की तरह, भाई की तरह पप्पू यादव प्राइवेट ट्रैवल से घर भेजता है, तब इन लोगों को याद नहीं आता है। और जब कोई मीडिया ट्रायल होता है, ट्रम्प की बेटी जब ट्वीट करता है, जब साइकिल रेस वाले जब बुलाता है, उसके
और जब पप्पू यादव की खबर हो जाती है, अरे तो पप्पू यादव ने पैसा मदद कर दिया, पैसा भेज दिया। तो आप हमको जरा सा बताइएगा ना जनाब, हम भी समझे ना, हम भी जाने आप, कि हमको जरा सा ये आप बता दीजिए कि अब एक दिन में दुनिया मेडिकल्स ये स्थिति, ममता या दिल्ली के अरविंद केजरीवाल या दिल्ली के पढ़े लिखे, अब पटना को पता है, मैंने कहा 1 साल के अंदर पटना दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत शहर होगा और बिहार का सारा शहर खूबसूरत होगा। 1 महीने के अंदर आपको कोई अपराधी और माफिया नजर नहीं आएंगे। रात के 12 और 1 बजे बेटियां सड़कों पर होगी, आज़ाद रामराज होगा। आप ट्रस्ट करिए, आप ट्रस्ट दीजिए, लंबे समय लगते हैं। बिहार में जितनी जहर है, विकास पर कोई चर्चा नहीं हो पाई आज तक। अब जो यूथ है और जो मजदूर है वो डिजिटल है, वो दुनिया को देख रहा है, वो जाति और हिंदू मुसलमान से निकल करके बिहार और बिहारी की बात करने लगा है। वो भगवान है, वो जनता क्या सोचती है, क्यों हराती है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। वो जात पात के जहरों में 500 रुपया, 1000 रुपया, अब मार्केटिंग करने की मेरी क्षमता नहीं है, मैनिपुलेशन मैं नहीं कर पाता हूँ। तो जब मार्केटिंग और मैनिपुलेशन करने की क्षमता पप्पू यादव की नहीं है, ये डिलीवर्ड नहीं कर पाए, कहेंगे कि हमने क्या किया इस दुनिया में। दुनिया आदि देखती है, जो दिखता है वही बिकता है। तो ये लोग के पास अकूट पैसे हैं, बीजेपी वर्चुअल डिजिटल रियल का कोई मीनिंग है नहीं। जो आदमी 4 महीना निकला नहीं, किसी मजदूरों पर लाठी चला, बोला नहीं, किसी को भेजा नहीं, आत्मनिर्भर नहीं मजदूरों को बनाया, वो वर्चुअल और डिजिटल शुरू हो गए। डर के खौफ में मुख्यमंत्री जीने लगते हैं, जिनको एसटीटी और इस पर बहस नहीं करते। जो विशेष पैकेज और विशेष राज का क्या हुआ, अब पटना यूनिवर्सिटी और 1.25 लाख करोड़ रुपया कहाँ गए, इस पर कोई वर्चुअल रैली में बातचीत नहीं होगी। इसको अपनी बात कम, लालू यादव 15 साल पहले की बात ज़्यादा, जो कि 2 साल पहले सरकार बनाया, तब इसको पैसा और गुंडा नजर नहीं आया, जबकि सबसे महागुंडा 15 सालों में इसने पैदा किया। राजवल्लभ यदि अपराधी कहते हैं ये, तो वहीं पर अशोक महतो और अखिलेश सिंह कौशलेंद्र क्या है, सुरेंद्र अपराधी है तो बिंदी क्या है। आप 100-150 गोली चलाने वाले, मर्डर करने वाले की बीवी को आप कैबिनेट मिनिस्टर बनाओगे। आप शहाबुद्दीन जी को अपराधी को होगे और शहाबुद्दीन के शूटर जिसको आप बनाए उसकी बीवी को खरमास में शादी करा के टिकट देते हो। तो आपसे बड़ा बिहार को नासक आप लोग, जब तक ये लोग अपराधी, माफिया, पैसा और दलाल को टिकट नहीं देगा, कोई चुनाव नहीं जीत सकता। आप लिख लीजिए सादे कागज पे। एक तो अकेले नहीं, इन लोगों को जात का गठबंधन चाहिए, जहर चाहिए। मैं मानता हूं कि कई सारे जनता में प्रॉब्लम्स हैं, जनता समझ नहीं पाती है, जनता अपनी बात के लिए नहीं जीता है, भविष्य के बच्चों के लिए नहीं जीता है। चुनाव आता है तो 500 रुपये, 1000 रुपये पर दलालों से और गांव के अपराधी माफियाओं से वो आइकॉन उसका हो जाता है, जात का आइकॉन हो जाता है। प्रॉब्लम तो है, लेकिन इस बार जो कोरोना वायरस में जो हालात पैदा हुए हैं, निश्चित रूप से जो वर्तमान 15 साल के कुशासन है, इससे लाखों करोड़ों 60 घोटाले हुए हैं, इससे सारे सवाल हैं। तो आप जो सोचते हैं कि काट की हंडी बार बार चढ़े, तो वैसी हालात नहीं होती है, जनता कभी ना कभी जवाब देती है। जी पप्पू जी, देश की जो भी स्थिति है उस पर अगर हम बात करें, एक तो हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, चीन हमें आंखें दिखा रहा है, नेपाल हमारी सरजमी को अपनी जमी बता रहा है, और हमारे जवान जो हैं वो चीन से के मुठभेड़ में शहीद भी हो जा रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई आया नहीं, कोई चीनी घुसा नहीं। तो देश का वातावरण जो है वो पूरा परेशानी भरा हो चला है। देखिए, हमारी जो सामरिक पॉलिसी है ना, बहुत गंदी है। हमारी स्थिति बहुत बुरी है। हम 71 में इंदिरा गांधी ने देश की पॉलिसी को इतना मजबूत किया कि लगभग सारे दुनिया के देशों को अपनी पॉलिसी के तहत लोहा मनवाई, और हम बांग्लादेश और पाकिस्तान को ही कर लिए। आप हमेशा हिंदू मुसलमान में लगे रहोगे, 370 तलाक में, और कश्मीर पाकिस्तान सिर्फ आपके लिए इंस्टॉलमेंट बन जाए राजनीति का। नेपाल पहली बार गोली चला दिया, घर डूब गया, मोतिहारी उसका है। बांग्लादेश हमको आंख दिखा दिया,
पूरा ताइवान इलाके में चीन का सैनिक चारों तरफ से भारत के और चीज़ों के पीछे खड़ी हो गई। 38-38 हज़ार वर्ग मीटर ज़मीन उनके कब्जों में है। प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बोल देता है, जवाब देने की हिम्मत नहीं होती है। क्या हुआ, आप 8 बार जा कर के चीन में मिले, 18 बार आप चाइना के प्राइम मिनिस्टर से, राष्ट्रपति से विभिन्न जगहों पर मिले। क्या कभी आपने भारत चीन के तनाव या सीमाओं को लेकर के चर्चा नहीं की? अब नहीं लगता है कि अगर सरकार लाल आंख अब नहीं दिखाए तो बहुत देर हो जाएगी? नहीं, हैसियत है, औकात है क्या? जो चीन के सारे सामानों को आप यहाँ रखोगे, बेचोगे, बाजार दोगे, वीवो का एडवर्टाइजमेंट IPL करेगा, चाइनीज सामानों का अमिताभ बच्चन करेंगे, हीरो करेंगे, पूरा का पूरा BCCI करेगा। तो जब आप कॉन्ट्रैक्टर्स को सारे चीन को लाओगे, आप जब 95% दवाई चीन का हम खा रहे हैं, जब लगभग खिलौना 95% चीन का हम ले रहे हैं, 80-85% मेडिकल इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं, 200 कंपनियों में सबसे बड़ा शेयर है उसका। ऐसे हालातों में आप जब सामरिक तौर पर आप जब उसके व्यापार पर चोट नहीं करिएगा, चाइनीज सामान को नहीं रोकिएगा, जो बिक गया उसके बाजार, हमारे ही ज़मीन को बाजार बनाता है और इकोनॉमी को मजबूत करता है, और मेरे ही सैनिक और मेरी ज़मीन को कब्जा करता है। 2 कदम आगे आधा कदम पीछे, 2 कदम आगे आधा कदम पीछे की नीति से वो चलता है, और लगातार, और उस पर कोई चुप नहीं रहता, अब बोलने की औकात नहीं रखता है। आप क्या हुआ, अब कहा तो दुनिया ने पुलवामा के बाद किसी सैनिक को नौकरी मिली, पैसा मिला? पुलवामा की घटना घटित क्यों हुई? अब तो DSP RDX लेके पकड़ाया, चार्जशीट नहीं किए, उसको जेल से निकाल दिए। अब उस पर बड़ी इंक्वायरी होने की जरूरत थी। पुलवामा के बाद आप राजनीति करने लगे, लेकिन पुलवामा में किसने RDX भेजा, कौन है भारतीय, कौन कौन लोग हैं, आप आज तक चर्चा नहीं की। आज तक आपने जांच, न्याय प्रक्रिया से जांच की व्यवस्था न्याय से करते, लेकिन उस पर आप चर्चा, जिस पर आपने राजनीति की। डोकलाम में क्या हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक किसने देखा? आपने एक लाश अभी तक दिखाया? आपको हिम्मत है सर्जिकल स्ट्राइक करने की चाइना? आपको औकात है? आप तो कह दिया कि मेरा कोई ज़मीनी कब्जा नहीं है, अब तो मौका दे दिया चाइना को पूरी दुनिया में ढिंडोरा पुटने का, और नरेंद्र मोदी की बड़ाई में लग गया चाइना का राष्ट्रपति, और चाइना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप तो अपनी ज़मीन को दे दिए। आपने इतना कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर, कोरोना वायरस में बिना पॉलिसी के आपने इकोनॉमी को जीरो माइनस कर दिया। 20 लाख करोड़ का आप कथावाचक बंटवारा कर रहे थे, आपने कोई पैकेज की बात नहीं की। आप बिजली कंपनी को पैसा देने की बात की, लेकिन कंज्यूमर के लिए कुछ नहीं किया। आपने लघु उद्योग को जो NPA है, APP है, उसको देने की बात की, लेकिन मजदूरों के लिए मजदूरों का कानून ही खत्म कर दिया। तो नोटबंदी में वही, 15 लाख में वही, ब्लैक मनी में वही, GST में वही, कोरोना वायरस में वही, सब जगह 1.25 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 2.5 लाख ले लो, लेकिन आएंगे उसी हिंदू मुसलमान पर। तो जो हालात हैं, हमारी पॉलिसी बहुत मजबूत नहीं रही। हम अरबों खरबों रुपया लूटे, हम चाइना के राष्ट्रपति से मिले, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ताइवान, पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश हमारे दुश्मन हो चुके हैं। हमारे भीतर में जहर उगलते हैं। कानून बना दिया कि भारत की बेटी नेपाल में आएगी तो 7 साल के बाद नागरिकता मिलेगी। इस तरह की औकात दिखाने वाली बातें हैं, और मोदी चुप रहे, जिससे हमारी बेटी रोटी का संबंध नेपालों में है। सीमांचल, मिथिलांचल, कोसी, सब इलाके का बेटी रोटी का संबंध मोतिहारी, बेतिया, रक्सौल, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, ये जो इलाका है मुजफ्फरपुर, सारा इलाका में हम बेटी रोटी का है। पूरे बिहार से बेटी रोटी का संबंध है। आपको एक तो आपने बाढ़ अभिशाप कर दिया, दूसरी तरफ आप इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तब बोलने की औकात नहीं है। आप कहता है मोतिहारी तक हमारा सीमा है। तो इसीलिए यह सरकार जो डीजल पेट्रोल दाम से ज़्यादा हो जाए, पेट्रोल से ज़्यादा हो जाए, आपको आश्चर्य होगा भाई, क्या बात आप। सर, हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर आई, उसके बाद जो चलन है बॉलीवुड में भाई भतीजावाद का, उस पर काफ़ी सवाल खड़े हुए। आप भी लगातार सुशांत सिंह के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो आपको नहीं लगता कि हम बिहार की ही बात करें या भारतीय राजनीति की बात करें तो भाई भतीजावाद के चलन ने राजनीति को भी प्रभावित किया और यही वजह है कि योग्य व्यक्ति जो है वो फ्रंट लाइन पर नहीं आ पा रहा है? सर ये दोष किसका है? हम जैसा जनता को देखते हैं वैसा भेष बना लेते हैं। जनता को अपराधियों को आइकॉन बना लेती है। कौन लूट रहा है इससे मतलब नहीं है, कौन बलात्कार कर रहा है शेल्टर हाउस में, कौन ढुक रहा है, कौन मंत्री, कौन कलेक्टर, कौन बच्ची को अपने घर पर बुला रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। जनता हजार एक लाख गोली कौन पहुंचा रहा है नक्सल को, इससे मतलब नहीं है। बस वो लूट के कूट के पैसा किसको दे रहा है, कौन उसके जात का है। अपराध ही कोई मर्डर करता है तो जनता पूछती है किस जात का मर्डर हुआ, किसने किया। बलात्कार होता है तो किस जात का बेटी है, किस जात ने किया। ये बेटी का भी जात बना देना, हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड बना देना, सबसे ज़्यादा एक्सटोर। तो आप आश्चर्य व्यक्त करोगे भैया कि जो हालात है ना, इसमें आप सिर्फ पॉलिटिशियन को दोषी मत मानिए, जनता उससे ज्यादा दोषी है जनाब। जनता अपने लिए जीना ही नहीं चाहता, अपने बच्चों के लिए जीना ही नहीं चाहता, रोजगार के लिए जीना ही नहीं चाहता, पढ़ने के लिए जीना ही नहीं चाहता। रात के 12 बजे बेटी निकल करके आज़ादी से घूमे, उसके लिए जीना ही नहीं चाहता। दुनिया का नंबर 1 बिहार हो, इसके लिए जीना ही नहीं चाहता। मिडिल क्लास के नीचे के लोग हैं, रोजमर्रे 200, 400, 600 रुपया कमाते हैं। मिडिल क्लास के जो ऊपर के लोग हैं, जिसके पास बहुत इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं है, और जो उससे ऊपर हैं लुटेरा और माफिया हैं। तो आप अपनी इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचते हो, फैमिली के बारे में नहीं सोचते। 1 कट्ठा 2 कट्ठा ज़मीन है, बटेदार दिहाड़ी मजदूर सबसे ज़्यादा है। 2 बीघा 5 बीघा 10 बीघा वाला जो लोग हैं वो 2% भी नहीं है। हमारे पास कोऑपरेटिव समाप्त हो गया। कहीं पर हमारे पास अनुमंडल स्तर पर कोल्ड स्टोरेज नहीं है। हमारी दुनिया एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गुलाब बाग ख़त्म हो गए, जहाँ से तीसरी कसम से लेकर के घर बनेली, फारबिसगंज, गुलाब बाग, मारे गए, गुलफाम, सज्जन रे, झूठ मत बोलो, इतनी सारी चीज़ें। एशिया की सबसे बड़ी गुलाब बाग मंडी थी, मार्केटिंग थी, लगभग सभी अनुमंडल पर मार्केटिंग खत्म हो गई। उस पर चर्चा आप नहीं करते हो, कोऑपरेटिव सिस्टम पर चर्चा नहीं करते हो। तो आप जब 12 करोड़ में 8 करोड़ किसान, जब 8.25 करोड़ जब खेती पर आत्मनिर्भर है, फल पर, दूध पर आत्मनिर्भर है, तो आप फूड प्रोसेसिंग पर आज तक बल नहीं दिए। जब पर्यटन स्थल से भारत का, हम अब बिहार का निर्माण कर सकते हैं दुनिया में, दुनिया को अपनी ओर ला सकते हैं, बुद्ध को चाहने वाले को ला सकते, नानक और गुरु गोविंद के चाहने वाले को ला सकते, राम को चाहने वाले को ला सकते, महाभारत को चाहने वाले को ला सकते, साहित्य को चाहने वाले को ला सकते, आप उस पर काम ही नहीं करते हैं। या समाजवाद को चाहने वाले पर ला सकते, काम ही नहीं करते हैं। तो आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, किसी एक को दोषी मत मानिए। एक आखिरी सवाल सर, कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार पप्पू यादव अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं या फिर किसी पार्टी के साथ, राजनीतिक दल का साथ लेंगे? और अगर लेंगे तो कितनी सीटें हम मान के चलें कि यहाँ निश्चित आपकी पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे और उससे कम पे आप नहीं? आपने भाई भतीजा की बात की, ये कॉमन चीज हो गया। भाई भतीजा, परिवार, ये सब करता है, वो सब जनता के लिए अब इशू ही नहीं है। आप सुशांत सिंह जी की बात की, मैं तो बार बार कहता हूं कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या नहीं की है। सुशांत सिंह मारे गए हैं। सुशांत सिंह की सीबीआई जांच हो, कभी पोस्टमार्टम में आता दम घुट के। दम घुटने का क्या मतलब? तकिया भी दाब के 3 घेर के मारा जा सकता है। सुशांत सिंह जो आदमी छिछोरे पिक्चर को में खुद एग्जिस्ट किया है, जो आदमी चांद पर जमीन ले, जो सोशल कॉज के लिए जीता हो, वो आत्महत्या कर ले, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। लगातार वहाँ एक गैंग है, चाहे वो अनुराग हो, चोपड़ा हो, भट्ट हो, कश्यप हो, करण जौहर हो, खान हो, ये गैंग है, मोनोपोली चलती है। वो शत्रुघ्न सिन्हा जी को इतना समय लग गया, बुढ़ापे में आके हीरो बने, नंबर 1 मिलता था, नंबर 2 दिया जाता था। हमेशा सभी लोग अब प्रखर होके आए। अब सब कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई डर से नहीं बोलता। बॉलीवुड का जो मोनोपोली है, बीसीसीआई की जो मोनोपोली है, ये सब माफियाओं के चंगुल में है। मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं। भाई भतीजा की चर्चा छोड़ दीजिए आप। जहां तक चुनाव का सवाल है, जगन अकेले नहीं लड़ा, अरविंद अकेले नहीं लड़ा, जनता के दिल से जुड़िए ना। जनता
कि आप होइए ना, जनता के लिए जीने की आदत डालिए। आप जब एक लंबा लकीर और उसके लिए ईमानदार प्रयास नहीं करेंगे, मैं प्रतिज्ञा पत्र लाने जा रहा हूँ, मैनिफेस्टो, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में एफिडेविट देके कि 3 महीना में ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, दुनिया का बेस्ट स्कूल दूंगा, दुनिया का बेस्ट अस्पताल देंगे, जीने का रास्ता देंगे, आज़ाद रामराज की कल्पना करेंगे। अब जनता ट्रस्ट करी, बात सही है कि गठबंधन की राजनीति, और मैं उससे अभी इनकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आज के डेट में जब मेरे पास पैसे नहीं है, जात नहीं है, तो हमसे क्यों कोई गठबंधन की राजनीति करेगा। मेरा तो जात इंसानियत है, मानवता है, और पैसा नहीं है, लोगों से मदद लेकर के दुनिया की मदद करते हैं, ज़मीन बेच के करते हैं। तो जो अकूट पैसे वाले हैं, पप्पू यादव से कोई मजबूत और अच्छे आदमी से क्यों करना चाहेगा, ईमानदार आदमी से राजनीति? क्योंकि उन लोगों को डर होता है, खौफ होता है कि कल के दिन ये आदमी किसी को नहीं बख्शेगा। तो ये जो चोरों को, डकैतों को, अपराधियों को मन में डर है कि पप्पू यादव किसी को नहीं बख्शेगा, तो ऐसे समय में राजनीतिक जो दिग्गज लोग हैं वो क्यों चाहेंगे कि पप्पू यादव किसी गठबंधन का हिस्सा हो? और जब हम विकल्प, हम क्यों हिस्सा बने? जब जनता बार बार 15 साल का विकल्प की बात करती है और पुरानी बात नहीं देखना चाहती है, तो एक नया विकल्प बहुत मजबूत संकल्प के साथ देने का प्रयास करेंगे। क्या हो सकता है तय तो जनता करेगी, लेकिन मैं दूंगा। जनता भगवान होती है, मैं उनके बीच जाऊंगा और मैं कहूंगा कि हम बिहार और बिहारियों पर फोकस करें, हम दिल्ली को भूल जाएं, दुनिया को भूल जाएं। 15 साल आपने एक व्यक्ति को दिया है, 15 साल पहले दिया है, अब 70 साल आपको हो गया। दुनिया के सबसे निचले पदान पर हम हैं और हम पढ़ाई नहीं जानते। हम मात्र 9.6% एजुकेशन हमारा MA PG कर पाते हैं। उसके बाद 7, 8 और 11 क्लास के बाद 80-85% लोग पढ़ते नहीं हैं, बैक हो जाते हैं। 67% साक्षर है, सिर्फ नाम लिखना जानते हैं। उसके बाद निरक्षर लोग हैं। तो मैं जनता के बीच बेटे की तरह हूँ, सेवक की तरह हूँ, जनता के दिल में हूँ, ट्रस्ट हूँ। मैंने गठबंधन जनता से किया है, लेकिन परिस्थिति, टाइम इंपॉर्टेंट होता है, और क्या माहौल बनेगा ये तो अलग बात है। लेकिन विकल्प मैं दूंगा बिहार को, क्योंकि हर लोगों के भीतर विकल्प एक चर्चा है कि 15 साल उब गए, बर्बाद कर दिया। 15 साल से भी पहले, पुरानी 15 साल से भी ज़्यादा अपराध, माफिया, लूट, पलायन, पटना को डब्बा बना देना, जिंदगी नर्क बना देना, अपराधी माफियाओं को टिकट और के बगैर कुछ नहीं करना। तो अब लोग उबे हैं और एक नए विकल्प की ओर लोगों की आवाज़ बढ़ी है। तो निश्चित मेरी जिम्मेदारी बनती है मजबूत विकल्प। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ पप्पू यादव, जिन्होंने अलग अलग विषयों पर हमारे साथ खुलकर बातचीत की और बड़ी साफगोई से कह रहे हैं कि अगर इस बार बिहार की जनता इन्हें मौका देती है तो आने वाले कुछ सालों में ही बिहार विकास के हर पायदान पर फ्रंट पर खड़ा रहेगा।